कल हम लोग संविधान निर्माण के अंतर्गत यह जाने कि रंग भेद के खिलाफ किस तरह से संघर्ष या आंदोलन वहाँ चलता है, और आज जानेंगे कि किस प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका एक नए संविधान की ओर आगे बढ़ता है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना क्या है, इन बिंदुओं के विषय में जानना है। तो आए हम लोग जानें कि किस प्रकार से एक नए संविधान की ओर दक्षिणी अफ्रीका बढ़ता है। दक्षिणी अफ्रीका में अंत में जनसंघर्ष आंदोलन को सफलता मिलती है और 28 वर्षों तक जेल की सज़ा काटने के बाद नेल्सन मंडेला सन 1990 में रिहा होते हैं। रंग भेद की नीति समाप्त के कगार पर पहुंच जाती है एवं तत्कालीन श्वेत राष्ट्रपति डी क्लार्क ने उदार और समझौतावादी दृष्टिकोण को अपनाया। उन्होंने रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और अन्य और श्वेत दलों के साथ समझौते की नीति अपनाई। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा लहराया और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त मंडेला ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद कहा कि वे सभी नस्ल के लोगों को आदर एवं सम्मान देंगे। वे बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, उनके लिए सब बराबर हैं। वे श्वेत या अश्वेत आधिपत्य के खिलाफ हैं। यह देश सबका है, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी नस्ल का, किसी धर्म का नहीं है। यह सब कैसे हुआ? इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के शब्द थे कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की यह जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिणी अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास नहीं रहेगा तो किसी देश का, किसी संस्थान का विकास नहीं हो पाएगा। नए लोकतांत्रिक दक्षिणी अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज में आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। नेल्सन मंडेला ने कहा कि अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था एवं दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। नए संविधान के निर्माण हेतु दोनों ही साथ साथ बैठें। 19 नवंबर 1993 को ही अश्वेतों को मतदान का अधिकार देने और अल्पसंख्यक श्वेत शासन को समाप्त करने के लिए अंतरिम संविधान की रचना कर दी जाती है। अंतरिम यानी कार्यवाहक। संविधान के अंतर्गत 400 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा एवं 90 सदस्यों वाली सीनेट की व्यवस्था की जाती है। नवनिर्वाचित संसद को
देश का अस्थायी संविधान बनाने का अधिकार दिया जाता है। संविधान को बनाने में, यानी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान को बनाने में 1 वर्ष 10 माह 28 दिन लगते हैं। इस ऐतिहासिक क्षण पर नेल्सन मंडेला ने कहा था, हम एक युग की समाप्ति और नए युग के आगमन की दहलीज पर हैं। हमारे देश के इतिहास में पहली बार 27 अप्रैल 1994 को सभी दक्षिण अफ्रीका, चाहे उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति कुछ भी हो, उनका रंग या वर्ग जो भी हो, समान नागरिकों के रूप में मतदान करेंगे। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान बनता है, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाता है। यह दुनिया में इतने व्यापक अधिकार संविधान द्वारा देने वाला प्रथम देश बन गया। इसमें नागरिकों साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले ठोस अधिकारों को दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने मतभेद भुलाकर समझदारी से मिलकर कार्य किया, जिससे आज यह लोकतंत्र का मॉडल देश बन करके उभरा है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना क्या है? नेल्सन मंडेला के शब्दों में, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिणी अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतना ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र ही है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो यह यहाँ का प्रस्तावना था। इसके बाद हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह जाने। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक लिखित संविधान आवश्यक है। संविधान में लिखित होने से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हेतु नियम और कानून निर्दिष्ट होते हैं, जिनसे कोई भी सरकार सरलता से चलती है। कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे विद्वान यह तर्क देते हैं कि ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है, फिर भी उसकी गणना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में होती है। लेकिन यह तर्क गलत है। संविधान का यह अर्थ संकुचित माना जाता है कि संविधान सिर्फ लिखित नियमों का संग्रह है, जबकि संविधान का सही अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत सभी रीति रिवाज, परंपराएं, अभिसमय, कानून, नियम एवं विनिमय आ जाते हैं, चाहे वे लिखित हों अथवा अलिखित हों। जेलिनेक नामक लेखक ने सही कहा है कि बिना संविधान के राज्य नहीं रह सकता है, अपितु अराजकता फैल जाएगी। दक्षिणी अफ्रीका में जो संविधान बना, उससे बहुसंख्यक अश्वेत और अल्पसंख्यक अश्वेत दोनों को यह भरोसा हो गया कि सरकार उनके हितों और अधिकारों की रक्षा अवश्य करेगी। दक्षिणी अफ्रीका ने एक ऐसे संविधान का नमूना विश्व के सामने उपस्थित किया, या जिसमें श्वेत एवं अश्वेत दोनों को समान मानते हुए सारे भेदभाव मिटा दिए गए। शासकों के चुनाव के नियम, सरकार के कार्य,
नागरिकों के अधिकार, सरकार के अंगों के गठन इत्यादि का संविधान में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। यदि विस्तार से अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद की रक्षा और श्वेत गरीब मजदूरों के प्रति वचनबद्धता की बातें लिखित रूप से न हो तो उन्हें कोई भी पक्ष भविष्य में तोड़ सकता है। अतः उन्हें लिखित में संविधान बनाकर साकार किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान लिखित नियमों का एक संग्रह होता है जिसे उस देश के सभी नागरिक स्वीकार करते हैं। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसकी अवहेलना न तो शासन कर सकते हैं और न ही नागरिक कर सकते हैं।